स्वागत है। आज हम भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के एक ऐसे अध्याय को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसने यहाँ की ज़मीन पर, सियासत पर, संस्कृति पर लगभग 350 साल तक अपनी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की। 1526 से शुरू हुआ और 1857 तक किसी न किसी रूप में ये कायम रहा। हमारे पास जो जानकारी है वो विकिपीडिया के अवलोकन पर आधारित है ज़्यादातर, और वो इस शक्तिशाली राजवंश का एक कह सकते हैं कि खाका खींचती है। आज हमारा मकसद यही है कि इस जानकारी से समझें कि ये साम्राज्य शुरू कैसे हुआ, इसके अहम शासक कौन थे, इसकी सांस्कृतिक देन क्या रही और हाँ, आखिर इसका पतन कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। तो कहानी शुरू होती है 16वीं सदी के बिल्कुल शुरुआत में। मध्य एशिया की फारगना घाटी है, आजकल ये उज़्बेकिस्तान में है। वहाँ के एक तैमूरी शहजादे थे ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तैमूरी मतलब महान विजेता तैमूर लंग के वंशज। बाबर बड़े महत्वाकांक्षी थे। काबुल पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन उनकी नजरें हिंदुस्तान पर थीं। और फिर साल आता है 1526, पानीपत की पहली लड़ाई। बाबर की सेना और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना आमने सामने। लोदी की सेना तो कई ज्यादा बड़ी थी, लेकिन नतीजा चौंकाने वाला रहा। बाबर जीत गए, इब्राहिम लोदी हार गए और मारे गए, और बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। यहीं से हम कह सकते हैं हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। हाँ, और ये जीत बहुत अहम थी। अक्सर ये सवाल उठता है कि बाबर की सेना तो छोटी थी, फिर इतनी बड़ी जीत कैसे मिली? तो जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से कई वजह थीं। एक तो बाबर की सेना में अनुशासन गजब का था और वो बहुत तेजी से मूव कर सकते थे। उनके घुड़सवार, तीरंदाज, वो बड़े माहिर थे। लेकिन शायद सबसे बड़ा फर्क डाला उनकी तोपों ने, बारूद के इस्तेमाल ने। उत्तर भारत की सेनाएं उस वक्त इसका उतना असरदार इस्तेमाल नहीं जानती थी, तो ये युद्ध की तकनीक में एक बड़ा बदलाव था। दिलचस्प बात है। मतलब तकनीक और रणनीति वो संख्या बल पर भारी पड़ गई। अच्छा, एक और बात मेरे जहन में आ रही है नाम को लेकर। हम इसे मुगल साम्राज्य कहते हैं, क्या वो खुद भी यही नाम इस्तेमाल करते थे? देखिए, एक बहुत ही रोचक सवाल है। असल में मुगल नाम जो है वो पश्चिमी इतिहासकारों ने, लेखकों ने ज्यादा इस्तेमाल किया। ये शब्द दरअसल मंगोल का अरबी फारसी रूप है। बाबर की माँ चंगेज खान के वंश से थी, तो शायद उधर इशारा है। लेकिन बाबर और उनके वंशज वो खुद को पिता की तरफ से यानी तैमूर का वंशज मानते थे और तैमूरी कहलाना ज्यादा पसंद करते थे। उस जमाने के फारसी और भारतीय दस्तावेजों में भी उन्हें अक्सर तैमूरी ही कहा गया है। अच्छा, तो फिर उनका अपना आधिकारिक नाम क्या था? अगर आधिकारिक नाम की बात करें तो अकबर के ज़माने के एक बहुत मशहूर दस्तावेज है, आईन अकबरी। उसमें इस सल्तनत के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो शायद हिंदुस्तानी सबसे करीबी अधिकारी नाम था। कुछ दस्तावेजों में बिलादे हिंदुस्तान या विलायत हिंदुस्तान भी मिलता है। यहाँ तक कि जो आखिरी मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर, उन्होंने भी अपनी शायरी में बार बार हिंदुस्तान का ही जिक्र किया है। अरब दुनिया में इससे सल्तनत अल हिंदिया कहा गया और ऑटोमन तुर्की दस्तावेजों में हिंदुस्तान। तो ये मुगल नाम जो आज इतना आम है, वो असल में एक तरह से बाहरी पहचान ज्यादा है। अरे वाह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि जिस नाम से हम इतिहास के इतने बड़े दौर को जानते हैं, वो शायद उनका अपना पसंदीदा नाम था ही नहीं। खैर, बाबर ने नींव तो डाल दी, पर साम्राज्य को जमने में थोड़ा वक्त लगा होगा। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद उनके बेटे हुमायूं बादशाह बने। हाँ, और हुमायूं का शुरुआती दौर वो काफी मुश्किलों भरा रहा। उनके सामने एक बहुत ही काबिल और ताकतवर चुनौती आई, शेर शाह सूरी। शेर शाह एक अफगान सरदार थे। उन्होंने पहले बिहार और बंगाल में अपनी ताकत बढ़ाई और फिर सीधे मुगलों को टक्कर दी। 1539 में चौसा की लड़ाई हुई, फिर 1540 में कन्नौज, जिसे बिलग्राम की लड़ाई भी कहते हैं। इन दोनों लड़ाइयों में शेर शाह ने हुमायूं को बुरी तरह हराया। ओहो, तो इसका मतलब हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा? बिल्कुल, हुमायूं को भागना पड़ा पश्चिम की तरफ और आखिरकार उन्होंने ईरान का रुख किया। वहां के सफाविद शासक थे शाह तहमास्प, उनके दरबार में शरण ली। ये निर्वासन का दौर हुमायूं के लिए मुश्किल तो बहुत था, पर शायद इसने उन्हें काफी कुछ सिखाया भी। इधर हिंदुस्तान में शेर शाह सूरी ने एक नए राजवंश, सूरी साम्राज्य की नींव रखी। उनका शासनकाल छोटा ही रहा, 1540 से 1545 तक, लेकिन प्रशासनिक सुधारों के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है, खासकर सड़कें बनवाने के लिए, जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड का नवीनीकरण और मुद्रा प्रणाली में सुधार के लिए। लेकिन ये सूरी साम्राज्य ज्यादा लंबा नहीं चला, है ना? नहीं,
1545 में कालिंजर के किले को घेरा हुआ था शेरशाह ने, वहीं एक बारूद के धमाके में उनकी मौत हो गई। उनके बाद जो शासक आए वो उतने काबिल नहीं थे, आपस में लड़ने लगे, तो साम्राज्य कमजोर पड़ गया। और इसी बदलती हुई सियासत का फायदा हुमायूं ने उठाया। सफाविद शाह की मदद से उन्होंने फौज इकट्ठा की और 1555 में सरहिंद की लड़ाई हुई। उसमें उन्होंने सूरी शासक सिकंदर शाह सूरी को हराया और दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। तो हुमायूं की वापसी हुई, लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हाँ, बड़ी विडंबना है। दिल्ली वापस पाने के कुछ महीने ही हुए थे। जनवरी 1556 की बात है। हुमायूं दिल्ली में अपने पुस्तकालय, जिसे शेर मंडल कहते हैं, उसकी सीढ़ियों से गिर गए, चोटें लगीं और उसी से उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि वो बादशाह जो जिंदगी भर ठोकरें खाता रहा, उसकी मौत भी ठोकर लगने से हुई। हुमायूं की अचानक मौत, इससे तो साम्राज्य फिर एक अनिश्चितता में घिर गया होगा। हाँ, बिल्कुल। हालात बहुत नाजुक थे, लेकिन हुमायूं के एक बहुत वफादार सरदार थे, बैरम खान। उन्होंने बड़ी तेजी से काम लिया। पंजाब के कलानौर में हुमायूं के 13-14 साल के बेटे जलालुद्दीन मोहम्मद का राज्याभिषेक कर दिया। और यही जलालुद्दीन मोहम्मद आगे चलकर इतिहास में अकबर के नाम से मशहूर हुए। अकबर और अकबर का दौर यानी 1556 से 1605, इसे ही मुगल साम्राज्य का सुनहरा दौर माना जाता है। लगभग 50 साल का लंबा शासन। उन्हें अकबर ए आजम, महान अकबर कहा गया। क्या खास था उनके शासन में? उनकी नीतियों में ऐसा क्या था जिसने साम्राज्य को इतनी मजबूती दी, इतना फैलाया? सिर्फ फौजी ताकत तो जवाब नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। अकबर की असली महानता शायद इस बात में थी कि उन्होंने ये समझा कि इतने बड़े और इतने विविध, मतलब अलग अलग तरह के लोगों वाले साम्राज्य को सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। लोगों का भरोसा जीतना होगा, उन्हें साथ लेकर चलना होगा। उनकी नीतियां इसी समझ को दिखाती हैं। उन्होंने एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन यानी केंद्रीकृत प्रशासन का ढांचा बनाया। अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए उन्होंने जमीन की पैमाइश करवाई, टैक्स सिस्टम को ज्यादा तर्कसंगत बनाया। जानकारी के मुताबिक कृषि उपज का लगभग 5वां हिस्सा या कुछ कहते हैं 1/3 तक टैक्स के रूप में लेना तय हुआ। ये उस जमाने के हिसाब से किसानों पर शायद बहुत ज्यादा बोझ नहीं था। और उनकी धार्मिक नीति के बारे में क्या कहेंगे? जैसे जजिया कर हटाना, फिर वो इबादत खाना बनवाना जहां अलग अलग धर्मों के विद्वानों से वो चर्चा करते थे। ये तो उस वक्त के हिसाब से बड़े क्रांतिकारी कदम लगते हैं। यकीनन अकबर ने ये महसूस किया कि हिंदुस्तान जैसे देश में जहां इतने सारे धर्म हैं, वहां शासन करना है तो धार्मिक सहनशीलता दिखानी होगी, सबको साथ लेकर चलना होगा। जजिया कर जो गैर मुसलमानों पर लगता था, उसे हटाना एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम था। इससे जो बहुसंख्यक हिंदू आबादी थी, उसे लगा कि हाँ, ये साम्राज्य सिर्फ मुसलमानों का नहीं, हमारा भी है। उन्होंने प्रशासन में, सेना में हिंदुओं को, खासकर राजपूतों को बड़े ओहदे दिए। राजपूत राजकुमारियों से शादी करना ये सिर्फ सियासी गठबंधन नहीं थे, बल्कि ये साम्राज्य की नींव में अलग अलग समुदायों को जोड़ने की एक सोची समझी कोशिश थी। इससे न सिर्फ विद्रोह कम हुए, बल्कि साम्राज्य को वफादार और काबिल सेनापति और प्रशासक भी मिले। यानी अकबर ने एक तरह से साम्राज्य का जो सामाजिक आधार था उसे बहुत फैला दिया, चौड़ा कर दिया। बिल्कुल सही। और वो बड़े प्रैक्टिकल भी थे। उन्होंने देखा कि शेर शाह सूरी ने कुछ अच्छे प्रशासनिक सुधार किए थे, जैसे साम्राज्य को सरकारों यानी जिलों और परगनों में बांटना। अकबर ने उस व्यवस्था को न सिर्फ जारी रखा, बल्कि उसे और बेहतर बनाया। ये दिखाता है कि वो अच्छे आइडियाज कहीं से भी लेने को तैयार थे। इन्हीं सब नीतियों का मिला-जुला असर था कि अकबर के दौर में साम्राज्य खूब फैला और उसमें स्थिरता आई। अकबर ने जो मजबूत नींव डाली, लगता है उनके बाद आने वालों ने उसे आगे बढ़ाया। अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर आए 1605 से 1627 तक, और फिर जहांगीर के बेटे शाहजहां 1628 से 1658 तक। शाहजहां का काल तो अक्सर मुगल शानो शौकत और वास्तुकला के शिखर के तौर पर देखा जाता है। हाँ, बिल्कुल। शाहजहां के दौर में मुगल साम्राज्य अपनी दौलत, अपनी समृद्धि और सांस्कृतिक चमक के चरम पर था। व्यापार खूब फल फूल रहा था, खजाना भरा हुआ था। और इसी दौर में दुनिया की कुछ सबसे खूबसूरत इमारतें बनी। आगरा का ताजमहल शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। वो तो आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। इसके अलावा दिल्ली का लाल किला है, जामा मस्जिद है, आगरा किले के अंदर की कई इमारतें, ये सब शाहजहां के ज़माने की देन है। कहते हैं कि उस समय मुगल साम्राज्य दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। सच तो यह है कि 17वीं सदी के बीच तक ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर साम्राज्य था।
लेकिन इस शानो शौकत के बाद कहानी का रुख थोड़ा बदलने लगता है ना। शाहजहां के बाद उनके बेटे औरंगजेब आलमगीर आए 1658 में, लेकिन इसके लिए तो उन्हें अपने भाइयों दारा शिको, शुजा, मुराद सबके साथ एक भयानक खूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी उत्तराधिकार के लिए। जी हाँ, औरंगजेब एक बहुत ही कह सकते हैं कि जटिल शासक थे। एक तरफ तो उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने भौगोलिक विस्तार मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से अपने चरम पर पहुंच गया। अंदाजा है कि ये लगभग 40 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। इसमें आज का लगभग पूरा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा भी शामिल था। आबादी उस वक्त करीब 15-16 करोड़ आंकी जाती है। उन्होंने दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा की सल्तनतों को जीता और मुगल साम्राज्य को नीचे कावेरी नदी तक पहुंचा दिया। लेकिन दूसरी तरफ औरंगजेब की नीतियों को लेकर काफी विवाद भी रहता है। कहा जाता है कि उन्होंने अकबर की कई उदारवादी और सहिष्णु नीतियों को पलट दिया। और हाँ, ये उनके शासन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। औरंगजेब एक बेहद धर्मनिष्ठ सुन्नी मुसलमान थे और उन्होंने इस्लामी कानून यानी शरिया को शासन का आधार बनाने पर बहुत जोर दिया। उन्होंने जजिया कर फिर से लगा दिया, कई नए हिंदू मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी और कुछ पुराने मंदिरों को तोड़ने का हुक्म भी दिया। हालांकि इतिहासकार इस पर एकमत नहीं है कि ये कितना बड़े पैमाने पर हुआ और इसके पीछे सियासी वजहें ज्यादा थीं या धार्मिक। लेकिन हाँ, उनकी इन नीतियों ने गैर मुस्लिम प्रजा में, खासकर मराठों, सिखों और कुछ राजपूत गुटों में असंतोष और विद्रोह को जरूर बढ़ावा दिया। और उन्होंने अपने शासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा दक्षिण भारत यानी दक्कन में लड़ाइयां लड़ते हुए बिताया। बिल्कुल। औरंगजेब ने लगभग 25 साल दक्कन में बिताए, मराठों के खिलाफ लड़ते हुए और दक्षिण की सल्तनतों को जीतने में। इन लंबी और बहुत खर्चीली लड़ाइयों ने साम्राज्य के संसाधनों पर भयानक बोझ डाला। शाही खजाना खाली होने लगा, प्रशासन पर असर पड़ा और उत्तर भारत में भी मुश्किलें बढ़ने लगी। हालांकि उन्होंने मराठा साम्राज्य को औपचारिक रूप से खत्म कर दिया था, लेकिन मराठों का जो प्रतिरोध था वो कभी पूरी तरह दबा नहीं। 1707 में जब औरंगजेब की मौत हुई, तब साम्राज्य दिखने में तो बहुत विशाल था, पर अंदर से वो खोखला होने लगा था और चारों तरफ चुनौतियों से घिरा हुआ था। उनकी मौत के साथ ही मुगल साम्राज्य के पतन का दौर साफ तौर पर शुरू हो गया। तो औरंगजेब के बाद साम्राज्य का बिखराव तेजी से हुआ। हाँ, बहुत तेजी से। 1707 के बाद मुगल सत्ता एक ऐसी ढलान पर आ गई जिससे वो फिर कभी उभर ही नहीं पाई। जानकारी बताती है कि 1725 के बाद तो गिरावट बहुत ही तेज हो गई। इसकी कई वजह थी। एक तो औरंगजेब के बेटों में फिर पोतों में गद्दी के लिए भयानक लड़ाइयां हुईं। इससे शाही परिवार और जो अमीर उमरा थे उनकी ताकत बहुत कमजोर हो गई। दूसरे, जब केंद्र की सत्ता कमजोर हुई तो जो सूबेदार थे प्रांतों में वो ज्यादा ताकतवर और आजाद होने लगे। बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये सूबे तो लगभग आजादी हो गए। बिल्कुल। साम्राज्य की कमजोरी ने बाहरी हमलावरों को मौका दे दिया। 1739 में ईरान का शासक था ना नादिर शाह, उसने दिल्ली पर हमला किया, भयानक कत्लेआम मचाया, लूटपाट की। वो अपने साथ बेशुमार दौलत ले गया। मशहूर कोहिनूर हीरा और शाहजहां का बनवाया वो कीमती तख्त ताऊस, मयूर सिंहासन, वो भी ले गया। इस हमले ने मुगल सत्ता की इज्जत और ताकत को बहुत गहरा धक्का पहुंचाया। इसके बाद अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली, जिन्हें दुर्रानी भी कहते हैं, उन्होंने भी कई बार उत्तर भारत पर हमले किए और दिल्ली को लूटा। और मराठों का क्या हुआ इस बीच? वो तो औरंगजेब के समय से ही चुनौती बने हुए थे। मराठा शक्ति इस दौर में अपने चरम पर पहुंच गई थी। उन्होंने न सिर्फ दक्कन में अपना दबदबा कायम किया, बल्कि उत्तर भारत में भी उनका असर बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो मुगल बादशाहों को बनाने और हटाने तक में दखल देने लगे थे। एक वक्त तो ऐसा आया जब दिल्ली पर असल में मराठों का ही नियंत्रण था। तो ये लगातार की लड़ाइयां, विद्रोह, बाहरी हमले, इन सब ने साम्राज्य की कमर ही तोड़ दी। खेतीबाड़ी चापट हो गई, व्यापार रुक गया, आम लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ गई। तो धीरे धीरे मुगल बादशाह सिर्फ नाम के बादशाह रह गए। हाँ, बिल्कुल। 18वीं सदी के मध्य तक आते आते मुगल बादशाह की असली ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। वो बस दिल्ली के लाल किले में कैद होकर रह गए थे। पहले जो दरबार के ताकतवर गुट थे, जैसे ईरानी और तुरानी गुट, वो उन पर हावी रहे। फिर मराठे हावी हुए और आखिर में अंग्रेज। 1803 में अंग्रेजी सेना ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उस वक्त मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, जो देख नहीं सकते थे, अंधे हो चुके थे और मराठों के संरक्षण में थे। अब वो औपचारिक रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में आ गए। और दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजों ने उन्हें शहंशाह हिंद कहना बंद कर दिया। वो उन्हें किंग ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली का राजा कहने लगे,
ताकि अपनी सर्वोच्चता दिखा सकें। और इस लंबे नाटक का, इस लंबे पतन का आखिरी पर्दा कब गिरा? अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय। उनका शासन तो बस लाल किले की दीवारों तक ही सिमटा हुआ था। वो एक शायर के तौर पर ज्यादा जाने जाते थे। 1857 का जो महान विद्रोह हुआ, उस दौरान मेरठ और दिल्ली के सिपाहियों ने उन्हें अपना नेता घोषित कर दिया। हालांकि उनकी भूमिका ज्यादातर प्रतीकात्मक ही थी। जब अंग्रेजों ने विद्रोह को पूरी तरह कुचल दिया तो बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें देश निकाला दे दिया गया, रंगून भेज दिया गया, जो बर्मा में है, आज का म्यांमार। वहीं 1862 में गुमनामी में उनकी मौत हो गई और इसी के साथ भारत में तैमूरी या मुगल राजवंश का औपचारिक अंत हो गया। तो ये थी मुगल साम्राज्य के उठने और गिरने की राजनैतिक कहानी। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, इनका असर सिर्फ सियासत तक ही नहीं रहा। भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति पर मुगलों का प्रभाव बहुत गहरा और स्थायी रहा है। जब हम मुगल काल की बात करते हैं तो सबसे पहले शायद जहन में उनकी शानदार इमारतें आती हैं। बिल्कुल, मुगल वास्तुकला, आर्किटेक्चर वो तो अपने आप में एक मिसाल है। ये भारतीय, फारसी और मध्य एशियाई शैलियों का एक अद्भुत संगम है, एक मिक्सचर है। ताजमहल तो है ही, जिसे दुनिया भर से लोग देखने आते हैं, पर उसके अलावा दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी जिसे अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था, हुमायूं का मकबरा जो कहते हैं ताजमहल के लिए एक प्रेरणा बना, लाहौर का किला और बादशाही मस्जिद, ये सब मुगल वास्तुकला के बेहतरीन नमूने हैं। इन इमारतों में जो बारीक नक्काशी है, संगमरमर का इस्तेमाल है, बड़े बड़े गुंबद और मीनारे हैं, चारबाग स्टाइल के बगीचे हैं, ये सब उनकी पहचान बन गए। शालीमार बाग जैसे लैंडस्केप गार्डन भी उन्हीं की देन है। ये आज भी हमें उस दौर की भव्यता और कलात्मकता का एहसास कराते हैं। वास्तुकला के अलावा और किन चीजों में मुगल प्रभाव हम आज भी देख सकते हैं? कई चीजों में। मुगल काल में कला, साहित्य, संगीत, भाषा, इन सब का भी खूब विकास हुआ। जैसे प्रशासन की बात करें तो उन्होंने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जिसमें सूबे, सरकार, परगने जैसी इकाइयां थीं। जमीन के लगान की एक व्यवस्थित प्रणाली जैसे जब्ती सिस्टम लागू की। इस प्रशासनिक ढांचे का असर बाद के शासकों पर भी पड़ा, यहां तक कि ब्रिटिश राज पर भी। अच्छा। कला और साहित्य में देखें तो फारसी भाषा और संस्कृति का दरबार पर बहुत गहरा असर था। फारसी राजकाज की भाषा बनी और इस दौर में बहुत बढ़िया फारसी साहित्य लिखा गया। साथ ही पेंटिंग की एक नई स्टाइल विकसित हुई जिसे मुगल मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। इसमें भारतीय और फारसी तकनीकें मिली हुई थी। और भाषा, उर्दू के विकास में भी तो इनका हाथ माना जाता है। हाँ बिल्कुल। भाषा के क्षेत्र में जो हिंदुस्तानी जबान थी, जो दिल्ली और आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली पर आधारित थी, उस पर फारसी, अरबी और तुर्की शब्दों का बहुत असर पड़ा। इसी से उर्दू भाषा का विकास हुआ। ये खासकर शहरों में और सेना में काफी लोकप्रिय हुई। और दिलचस्प बात यह है कि आज की जो हिंदी और उर्दू हैं, दोनों की जड़ें इसी हिंदुस्तानी में हैं और व्याकरण के लिहाज से बहुत मिलती जुलती हैं। और खान-पान, मुगलई खाने का जिक्र तो अक्सर होता है। हाँ, भोजन, जिसे आज हम मुगलई कुजीन कहते हैं, जिसमें कबाब, कोरमा, बिरयानी जैसे पकवान आते हैं, वो भी इसी दौर में या तो विकसित हुए या बहुत लोकप्रिय हुए। इसमें भी मध्य एशियाई, फारसी और भारतीय खाना पकाने की परंपराओं का मिश्रण दिखता है। और एक और चीज, व्यापार। मुगलों ने सड़कों और संचार व्यवस्था को बेहतर बनाया, जिससे अरब और मध्य एशिया के साथ व्यापार को काफी बढ़ावा मिला। तो मतलब मुगल काल एक तरह से सांस्कृतिक संगम का, एक मिलाप का दौर था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की पहचान को बहुत गहराई से प्रभावित किया। निश्चित तौर पर। भले ही आज वो हिंदुस्तान, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बट गया है, लेकिन मुगल काल की छाप आज भी हमारी भाषा में, हमारी कला में, वास्तुकला में, खान पान में और यहाँ तक कि हमारे सामाजिक रीति रिवाजों में भी महसूस की जा सकती है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे 16वीं सदी में बाबर ने एक नए साम्राज्य की नींव रखी। अकबर के दौर में ये साम्राज्य अपने प्रशासनिक और सांस्कृतिक ऊंचाइयों पर पहुंचा। जहांगीर और शाहजहां के समय में शानो शौकत और कला अपने चरम पर थीं। औरंगजेब के समय साम्राज्य सबसे ज्यादा फैला जरूर, लेकिन शायद वहीं से उसके पतन के बीज भी पड़ गए। अंदरूनी झगड़े, कमजोर उत्तराधिकारी, बढ़ते हुए विद्रोह और बाहरी हमलों ने आखिरकार इस विशाल साम्राज्य को मिटा दिया, जिसका औपचारिक अंत 1857 में हुआ। यहाँ एक बात जो मुझे लगता है बार बार उभर कर आती है, वो ये कि साम्राज्य की जो शुरुआती सफलता थी, उसकी स्थिरता थी।
वो काफ़ी हद तक उसकी समावेशी नीतियों से जुड़ी थी। मतलब अलग अलग समुदायों को साथ लेके चलने की क्षमता से, जैसा अकबर के समय में दिखा। वहीं जब ये संतुलन बिगड़ा, धार्मिक सहिष्णुता कम हुई और केंद्र का नियंत्रण कमजोर पड़ा, जैसा कि औरंगजेब के बाद के दौर में हुआ, तो साम्राज्य का पतन तेज हो गया। ये शायद दिखाता है कि किसी भी बड़े और विविध समाज या साम्राज्य को चलाने के लिए संतुलन, सहिष्णुता और दूरदर्शिता कितनी जरूरी होती है। जाते जाते एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। मुगल साम्राज्य ने हमें कई विरासतें दी हैं। शानदार इमारतें हैं, प्रशासनिक व्यवस्था के कुछ हिस्से हैं, कला है, साहित्य है, भाषा पर असर है, एक खास तरह का खानपान है। इनमें से कौन सी विरासत आज के दक्षिण एशिया पर सबसे ज्यादा गहरा और स्थायी प्रभाव डालती है? क्या ये वो पत्थर की इमारतें हैं जिन्हें हम आज भी छू सकते हैं, या वो प्रशासनिक और सांस्कृतिक धागे हैं जो हमें उस अतीत से जोड़ते हैं, भले